हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं डेली आपके लिए फिजिक्स का नया वीडियो लेकर के आता हूं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गाउस का नियम। गाउस का नियम हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है और गाउस के नियम के टोटल 6 उपयोग हैं। 6 में से एक उपयोग बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का ज़रूर आता है। तो आज आपको बोर्ड एग्ज़ाम के 4 नंबर कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और आर के क्लासेस कोटा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम, देखिए गाउस का नियम क्या होता है। गाउस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बद्ध पृष्ठ स्थित है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बद्ध पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है गाउस का नियम। लेकिन हम इसे समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई एक समान कोई काल्पनिक बद्ध पृष्ठ है। काल्पनिक बद्ध पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, त्रिभुज के आकार का, वर्गाकार, वृत्ताकार, कोई सा भी एक बद्ध पृष्ठ है। इस तरह से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। अब इसमें ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E वेक्टर, और इस काल्पनिक बद्ध पृष्ठ के तल के लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा होगी, इसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी ds वेक्टर। ये ds वेक्टर इस बद्ध पृष्ठ के तल के लंबवत होती है बाहर की ओर। तो और इन दोनों के बीच का अपन कोण मान लेते हैं थीटा। तो गाउस ने एक नियम दिया। गाउस ने नियम दिया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए कुल विद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये विद्युत फ्लक्स होता है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाई इक्वल्स टू फाई एस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो गाउस के अनुसार इस विद्युत फ्लक्स का मान इस बद्ध पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लीजिए इस बद्ध पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू है, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 से गुना कर देंगे, यानी इस विद्युत फ्लक्स का मान बद्ध पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा क्यू अपॉन ε0। इसे कहते हैं हम गाउस का नियम। तो ये होता है हमारे पास गाउस का नियम, ठीक। गाउस का नियम कैसे बोलेंगे एक बार फिर देख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का मान, काल्पनिक बद्ध पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बद्ध पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम कहते हैं गाउस का नियम। अब गाउस के नियम के आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि गाउस के नियम का गणितीय रूप लिखिए, तो आप गणितीय रूप ऐसे लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये गाउस के नियम का क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया। अब बच्चों इस गाउस के नियम के टोटल 6 उपयोग हैं, और 6 उपयोग हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 में से एक उपयोग आपके एग्जाम में जरूर आता है।
और वो भी पूरे 4 नंबर का। तो आज आपको 4 नंबर पूरे कंप्लीट करने हैं। तो पहला उपयोग हम लेते हैं इनमें से, देखिए गाउस के नियम का पहला उपयोग है अनंत विस्तार के रेखीय चालक। रेखीय चालक मतलब आवेशित तार को रेखीय चालक के रूप में माना जा सकता है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम अनंत विस्तार का, काफी अधिक विस्तार है, कोई रेखीय आवेश है। रेखीय आवेश कहते हैं इस तरह से कोई तार के जैसा हो, लंबा सीधा, तो एक रेखा की तरह हो, तो उसे हम रेखीय आवेश कहते हैं। रेखीय आवेश का उदाहरण है आवेशित तार। उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखीय आवेश की कल्पना करेंगे। तो मान लीजिए ये कोई रेखीय आवेश है, अनंत विस्तार का है, तो मैं डॉट डॉट लगा देता हूं ताकि ये अनंत विस्तार का हो जाए, और आवेशित है, ठीक है, आवेशित है। तो इसे मैंने आवेश दिया है, तो संपूर्ण आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जो भी आवेश हम इसे देंगे वो इसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा मान लेते हैं, और इस आवेशित तार जो है चालक हमारे पास, इसका केंद्र O मान लेते हैं। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P बिंदु हम मान लेते हैं। स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है, ठीक है। अब इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इस आवेशित तार पर दो अल्पांशों की कल्पना करेंगे। मान लीजिए एक अल्पांश यहाँ पर है A1 और एक अल्पांश यहाँ पर है A2। तो इस A1 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में आएगी dE1 वेक्टर, और इस A2 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में मिलेगी dE2 वेक्टर, ठीक है। इसके कारण इधर और इसके कारण इधर। अब हम इस क्षैतिज रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। और ये जो एंगल है, इस एंगल को हम एल्फा मान लेते हैं। एल्फा भी मान सकते हैं हम, थीटा भी मान सकते हैं, जो भी हम मानना चाहें। तो इस एंगल को हम एल्फा मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, थीटा। ये एंगल भी हम थीटा मान लेते हैं। अब इस यहां पर आप देखिए A1 A2 इन दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं dE1 वेक्टर dE2 वेक्टर प्राप्त होती है। इन दोनों तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग है, दिशाएं अलग अलग, परिमाण चाहे समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग है। इस कारण हम इन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। तो इसको कर देते हैं पहले। इसका क्षैतिज घटक इधर आएगा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर आएगा। तो dE1 में इधर थीटा है तो इधर वाला घटक cos होगा, dE1 cos थीटा, और इधर वाला घटक साइन वाला होगा dE1 साइन थीटा। अब इसी तरह हम dE2 के भी घटक करेंगे। तो dE2 में थीटा इधर है, इधर वाला घटक cos होगा dE2 cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा ऊपर की ओर आ जाएगा dE2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये दोनों,
ये ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। देखिए दोनों विपरीत हैं, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होते हैं, इस कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि ये दोनों क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है वो क्षैतिज दिशा में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या हो गए? निरस्त हो गए। तो इससे हमें यह पता चल गया कि जो विद्युत क्षेत्र में प्राप्त होगा परिणामी, वो क्षैतिज दिशा में प्राप्त होगा। ठीक, अब उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब हम एक बेलनाकार काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो आर त्रिज्या के हम एक ऐसे बेलनाकार काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या आर होगी और जिसके वक्र पृष्ठ पर P बिंदु स्थित होगा। अब ऐसा पृष्ठ कैसे हो सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास अनंत रेखीय आवेशित तार हैं, ये लीजिए, और इसे हमने क्यू आवेश दिया था। संपूर्ण आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसका केंद्र था O, केंद्र से R दूरी पर P बिंदु स्थित था। ठीक है, अब आपको एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी है R त्रिज्या के। तो R त्रिज्या के एक बेलन की कल्पना हम करेंगे इस तरह से, ये देखिए आप, और एक इधर लेंगे हम और ये बनाएंगे हम बेलन। ठीक है गाइस, ये बनाया हमने बेलन। तो एक बेलनाकार काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। आप देखिए बेलनाकार है, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है, और अब इस बेलनाकार काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ को हम तीन मुख्य पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। देखिए कैसे। पहला ये वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्षैतिज दिशा में, इस पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ds वेक्टर, ये दिशा भी बाहर की ओर, और ये दोनों समान दिशा में हैं तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों में समान दिशा में है तो कोण 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसका दूसरा पृष्ठ ये वाला, इसे हम अंत्य पृष्ठ कहते हैं। अब इस अंत्य पृष्ठ पर देखिए कोई बिंदु हम मान लेते हैं इस पृष्ठ पर, यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र क्षैतिज दिशा में होगा E वेक्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ds वेक्टर की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है ds वेक्टर, ये दोनों लंबवत है तो ये हो गया हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इस पृष्ठ को मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, और एक पृष्ठ ये रहा बेलन में, इस पृष्ठ को मानेंगे हम S3। तो इस पृष्ठ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ds वेक्टर की दिशा लंबवत सदैव बाहर की ओर होती है और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर फिजिक्स के वीडियो डेली अपडेट होते हैं, इसलिए आप चैनल को रोजाना जरूर देखिएगा। अब ये हमने इसकी कल्पना कर ली, तो अब देखिए गाइस आगे क्या होगा। अब हम इस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ को तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। पहला, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, तो पहला हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ, यह S1 है, दोनों समान दिशा में हैं,
जहां ई वेक्टर व डी एस वेक्टर आप देखिए दोनों समान दिशा में हैं, या हम शॉर्ट में लिख देते हैं S1, जहां थीटा कितना मिला हमें 0 मिला, देखिए 0 मिला है। सेकंड हम लिखते हैं, इन दोनों को हम अंत्यपृष्ठ कहते हैं। ये अंत्यपृष्ठ S2 है जहां थीटा कितना मिला 90, अंत्यपृष्ठ S2 जहां थीटा हमें 90 मिला है। तीसरा देखिए S3, इसमें भी हमें 90 मिला है। तो थर्ड अंत्यपृष्ठ S3 जहां भी हमें थीटा 90 मिला है। तो गाइस तीनों पृष्ठ हमने लिख लिए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे गाउस का नियम। तो चलिए गाउस के नियमानुसार, अब गाउस का नियम मैंने आपको बताया था। गाउस का नियम था टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये गाउस का नियम मैंने आपको बताया था, और ये गाउस का नियम एप्सिलॉन 0 आ रहा है। तो ये नियम हम लगाते हैं वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए हम ये नियम लगाते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास तीन पृष्ठ है S1, S2, S3। तो इसे हम तीन भागों में तोड़ देंगे। इसका पहला भाग टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये S1 के लिए। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये S2 के लिए। देन टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये S3 के लिए। और ये हमारे पास सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, अब देखिए गाइस क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S1, डॉट हटाएंगे तो कोस आ जाएगा, ई डी एस कोस। ये S1 में है, S1 में थीटा कितना आया 0, तो यहाँ हम 0 रख देंगे, प्लस टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डी एस कोस। अब देखिए कोस थीटा आएगा, S2 में थीटा कितना आया 90 रख देंगे, प्लस टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S3 ई डी एस कॉस थीटा। तो S3 में थीटा कितना आया 90, तो हम यहाँ रख देंगे 90। और ये ऐसा का ऐसा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए गाइस कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी एस, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हम ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखिए गाइस क्या होगा, तो हमारे पास देखिए ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। ई टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S1 ds, ये हमने ई बाहर ले लिया, और इधर बचा हमारे पास सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए जहां इसकी वैल्यू देखते हैं टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S1 ds। तो स्टूडेंट ये S1 क्या है, पृष्ठ है बेलन का, वक्र पृष्ठ है, बेलन के ऊपरी सतह का वक्र पृष्ठ है। और हम जानते हैं कि बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrl। 2πrh होता है, बेलन की ऊंचाई l मानेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrl। ठीक, यहां पे आ रहा है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है, काल्पनिक गाउस से पृष्ठ का कुल आवेश। कुल आवेश होगा
लैम्बडा एल लैम्बडा, कुल आवेश होगा एल लैम्बडा। एल लैम्बडा कैसे होगा देखिए मैं आपको बताता हूं। एल लैम्बडा इसलिए होगा क्योंकि एकांक लंबाई का आवेश होता है लैम्बडा। लैम्बडा को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई का आवेश। तो एल लंबाई का आवेश कितना हो गया, एल को लैम्बडा से गुणा करेंगे एल लैम्बडा, तो कुल आवेश हो गया एल लैम्बडा। अब ये दोनों वैल्यू किस में रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर 1। ई इसकी वैल्यू हम रख देंगे 2 पाई आर एल इक्वल्स टू समेशन क्यू, इसकी वैल्यू हम रख देंगे एल लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन 0, और एल से एल कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। और देखिए क्या होगा, एल से एल हम कैंसिल कर देंगे, 2 पाई आर अपॉन में ले जाएंगे, ई इक्वल्स टू लैम्बडा 2 पाई आर अपॉन में लेंगे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी अनंत रेखीय आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। अब देखिए गाइस, मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा, E इक्वल्स टू, अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 लैम्बडा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4 पाई आर एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल्स टू, आप देखिए 2 यहाँ पे 1 मानिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बन जाएगा, लैम्बडा अपॉन में बचा आर। तो किसी भी अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल्स टू 2 के लैम्बडा अपॉन आर। अब एक बात और देखिए, स्पष्ट है कि अब देखिए E और लैम्बडा में क्या रिलेशन है, प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अब देखिए E और R में क्या रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसका मतलब अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा के समानुपाती होती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इधर हम E लेंगे, इधर हम लैम्बडा लेंगे, देखिए समानुपाती है, प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमने बनाया। और अब देखिए E R व्युत्क्रमानुपाती है, तो फिर ये लीजिए व्युत्क्रमानुपाती है, इस तरह से ग्राफ हम बना देंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको ये डेरिवेशन करना है, 3-4 नंबर का ये डेरिवेशन आता है। गाउस के नियम के 6 उपयोग होते हैं, 6 में से एक उपयोग मैंने अभी आपको करवाया, और 6 में से एक उपयोग बोर्ड एग्जाम में हर साल जरूर आता है। और बाकी जो उपयोग हैं उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। कल के वीडियो में मैं ये अगला जरूर बनाऊंगा, अगला वीडियो। अब इससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, हमारे बुक का एग्जाम्पल है, अगर आपके पास बुक हो तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2.11 है, 2.11। तो गाइस एग्जाम्पल है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हम सब जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ई से लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर है 2.11, एग्जाम्पल नंबर 2.11। तो गाइस अगर आपके पास बुक है
RBSC राजस्थान बोर्ड 12th फिजिक्स की। तो आप देखिए एग्जाम्पल 2.11 में सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन के हमें द्रव्यमान की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है आपको, वेरी गुड। चलो पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, फटाफट लिखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखिए जल्दी से, पता चल जाएगा आपको पता है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा से लिखते हैं 2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो गाइस माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 लगाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। ठीक, आगे देखिए न्यूमेरिकल देखिए अपनी बुक में। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु, तो दूरी हमें दे रखी है 20 सेमी, मीटर में बदलेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अब विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल लगता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, और इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल लगता है F = QE। ठीक है गाइस, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है QE। Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से लिखते हैं, और E का E ये बल लगता है। और हम वैल्यू पे रख सकते हैं। हम जानते हैं रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो कुछ समय पहले हमने रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, क्या आया था 2K λ/R, यह आया था। ये E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे F = E की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2K λ/R। ठीक है, बल आ गया हमारे पास। अब क्या वो कह रहा है, देखिए कि इलेक्ट्रॉन रेखीय आवेश, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल इस बल से मिलता है। ये जो विद्युत बल है ये इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो यह विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है, और वो अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा, इस विद्युत बल से मिलेगा। तो अभिकेंद्रीय बल = विद्युत बल। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, और ये अभिकेंद्रीय बल इस विद्युत बल के बराबर होता है, तो E × 2K λ/R। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, R से R कैंसिल करेंगे, mv² = 2 पहले लिखेंगे E, K की वैल्यू में पता है, K की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0, या K की वैल्यू हम 9 × 10⁹ भी रख सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है वो, इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए, वेग पूछ रहा है हमसे। तो चलिए गाइस वेग हमसे पूछ रहा है, तो m को अपॉन में ले जाएंगे, v² =
ई, देखिए 2 पहले लिखेंगे, ई के लैम्बडा, एम को अपॉन में ले जाएंगे। अब आप जानते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। v इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे तो हम इधर रूट लगा देंगे, रूट ऑफ 2e के लैम्बडा, 2e के लैम्बडा अपॉन m। तो गाइस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट 2, e की वैल्यू ऊपर देखिए, k की वैल्यू बताई थी मैंने, k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लैम्बडा हमें दे रखा है ऊपर 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन m की वैल्यू हमें दे रखी है 9.110 की पावर -31। तो गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आपके लिए कल फिर एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। आप डेली ज़रूर देखें, रोज़ाना देखिए आरके क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से आपके जो कई फ्रेंड्स होंगे उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी डेली फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।